नमस्ते एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? आज हम लास्ट एंड फाइनल लेक्चर थियरी का लेने जा रहे हैं, चैप्टर 6 का। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पूरी करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक कलीजन, परफेक्टली इलास्टिक कलीजन में देखा था इन वन डायमेंशन, उसमें v1 और v2, दैट इज आफ्टर कलीजन दोनों की वेलोसिटी क्या होती है वो हमने देखी थी। आज हम एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी जिसको एंट्रेंस एग्जाम देनी हो तो उसके लिए काम आ सकता है। जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी हो वो मत देखिएगा, ठीक है ना? बट है अच्छा, तो देखने में क्या जाता है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है और वो सारी चीजें, बराबर है। पूरा हमने एक डिटेल लेक्चर उस पर लिया था। तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? when the two colliding bodies stick together and move as a single body with a common velocity after the collision is perfectly inelastic. देखो, बिफोर collision दोनों अलग अलग थे, आफ्टर collision दोनों एक साथ चिपक के चल रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक collision बोलेंगे। ओके, चिपक के इन द सेंस कि भाई दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। देखो, कॉमन वेलोसिटी v है, ठीक है। आपके पास हम बात करें तो बिफोर रिलेशनशिप और आफ्टर रिलेशनशिप दोनों हाथ पकड़ के ही चलते हैं ना, ठीक है। as shown in the figure uh, as shown in a figure, a body of mass m1 moving with velocity u1, देखो m1 जिसकी u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, collides head on with another body of mass m2 at rest, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। देख पा रहे हो? अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं ये बता दूं, इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। Now, after the collision, the two bodies move together with a common velocity v, कॉमन वेलोसिटी v के साथ। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, एक बहुत बड़ी सी ट्रक है, आगे छोटी सी कार है। जब टक्कर होता है, दो टाइप की टक्कर होती है। एक टाइप की टक्कर ऐसी होती है कि ये इतनी स्पीड से आ रही है तो इसको धक्का देगी तो ये बहुत स्पीड से आगे जाएगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग कि भाई जो टक्कर होगी दोनों फिर साथ में मूव कर रहे हैं, कार और ट्रक। ओके, क्लियर हो गया? ट्रेन वाला एग्जांपल ले लो, ट्रेन के आगे कार होती है, मूवी में देखा होगा तो ट्रेन टक्कर मारती है तो एक, अगर बॉलीवुड की या टॉलीवुड की मूवी हो तो जूम करके उड़ के उधर ब्लास्ट हो जाएगी। हॉलीवुड की मूवी होगी तो उसमें रियल बताते कि भाई ठीक है उसके साथ वो चिपक के चलेगी। दैट इज व्हाट इट्स परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, पक्का? अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम देख लेते हैं। पहले इतना पार्ट, ये थियरी पार्ट है, लिख लीजिए। अब डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन में क्या बताता है कि भाई कोई भी टाइप का कोलिजन हो, कोई भी, वो चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व एज द momentum is always conserved। so हम क्या बोल सकते हैं? इनिशियली क्या बोलेंगे? m1 की वेलोसिटी u1 और m2 की वेलोसिटी, वो तो स्टेशनरी था, जीरो। बट आफ्टर कलीजन क्या होगा? दोनों कंबाइन मिलके v वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, ये समझना है आपको। दोनों कंबाइन, वेलोसिटी v है, मास इंटू वेलोसिटी, मास दोनों का कंबाइन होता है m1 प्लस m2। ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट जीरो हो गया तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें v फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है आपका फाइंड। बट ये इनइलास्टिक कोलिजन है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो क्या बोलेंगे? द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, मैं आपको टेक्स्ट बुक के अलावा की भी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 11th का फिजिक्स बहुत ही मस्त वाला और कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स है। 12th में आपको करंट आएगा, मैग्नेट आएगा, रे ऑप्टिक्स आएगा, जो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसमें आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इसी में आप 11th में फिजिक्स में अपना पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रख दो तो फिर आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन इज, क्या होगा? डेल के इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मतलब क्या होगा? हाफ। जल्दी से बताओ के, यस। लॉस इन कोलिजन में पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है
ये प्रॉब्लम है कि के आई माइनस के एफ होगा। अब सोच रहे होगे सर के एफ माइनस के आई होना चाहिए, हाँ बट लॉस इनका लॉस हो रहा है एनर्जी का, मतलब पहले ज्यादा था बाद में कम था, तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। लॉस मतलब पहले 100 था अब 50 हो गया तो लॉस हो गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल। मान लो गेन होता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो के आई कितना होगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस के एफ कितना होगा, हाफ एम वन प्लस एम टी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो ना भाई फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब कंबाइन। अब इसको तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस इसको एम वन प्लस एम टू, और वी स्क्वायर मतलब एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया। ये अपना क्या है बेटा, ये अपना डेल के। ओके आगे बढ़े, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल के इज इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या रहेगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वन प्लस एम टू, ऊपर रहेगा एम वन बी का होल स्क्वायर, और नीचे रहेगा एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। अगर आपने लास्ट स्टेप लिखा होगा तो दोनों को स्क्वायर लगेगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो डेल के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा, ओके यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे यू वन आएगा, सॉरी वैल्यूज हमने पुट कर दी ना बेटा, यू वन आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू, और आगे हाफ तो रहेगा ही, हाफ तो कट नहीं हुआ है, ठीक है। हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ, एम वन कॉमन निकल जाएगा, यू वन स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यू वन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, एम वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, एम वन प्लस एम टू, बराबर है। यू वन स्क्वायर कॉमन निकला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा एम वन, हाँ, और यहाँ पे से यू वन स्क्वायर कॉमन निकल गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वन, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, देखो एम वन कॉमन निकल गया, यू वन स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचा वन, एम वन कॉमन निकल गया, यू वन स्क्वायर बचा तो एम वन, और अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो कितना आएगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, माइनस एम वन प्लस एम वन कैंसिल, तो डेल के कितना आ जाएगा, एम टू बचा, तो हाफ एम वन इंटू एम टू होल अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन स्क्वायर, ये डेल के का फॉर्मूला है। एंड दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्यों, बिकॉज मास कभी नेगेटिव नहीं होता है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, एंड द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, आपको पता है कि कभी भी दो चीज टकराती है, भले वो उसके बाद एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, बट जब टकराती है तो दो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होती है, एक होती है हीट और दूसरा होता है साउंड। तो के इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अभी भी छोटा सा एक टाइप है इसमें, देख लेते हैं। अब दोनों का रेशियो देखते हैं, देख लिया बेटा। तो देयरफॉर के फाइनल अपॉन के इनिशियल, के फाइनल क्या है, हाफ एम वन प्लस एम टू वी स्क्वायर, वी वन स्क्वायर नहीं आएगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अब ये क्या बचेगा, के एफ बाय के आई, तो एम वन प्लस एम टू अपॉन बचा एम वन इंटू वी स्क्वायर बाय यू वन स्क्वायर। आपको पता है वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दोगे तो क्या होगा, एम वन प्लस एम टू, वी वन वी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे यू वन भी आएगा, और ये यू वन स्क्वायर नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर की मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एम वन प्लस एम टू इंटू एम वन यू वन स्क्वायर
इंटू m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कट, ये हो जाएगा कट, ये एक कट हो जाएगा। देयरफॉर kf बाय ki दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बचेगा ऊपर क्या m1 और नीचे क्या बचेगा m1 प्लस, और ये हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर सिर्फ एक ही बॉडी का मास और नीचे दोनों का मास, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा मतलब ऑलवेज इज लेस देन 1। ओके, उसका एक स्पेशल केस है kf बाय ki, क्या दिया हुआ है m1 बाय m1 प्लस m2। नाउ इफ द टारगेट इज मैसिव, टारगेट इज मैसिव मतलब m2 is much greater than m1, so then m1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। so kf by ki अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टारगेट इज मैसिव मतलब एक बड़ी सी ट्रक है, पीछे से कोई बाइसाइकिल वाला उसे ठोके तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक और बाइसाइकिल फिर दोनों स्पीड से आगे बढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अ लाइट बॉडी light moving body collides with heavy stationary body, ओके, और हैवी की जगह पे मैसिव स्टेशनरी बॉडी, ओके, बॉडी एट रेस्ट एंड स्टिक्स टू इट, सो द एंड की जगह पे आएगा रेस्ट। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देन light moving body sticks to it, light moving body sticks to it, ओके। और प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली ऑल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। इसलिए तो देखो ना kf by ki is equal, उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसमें चली जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये बॉल है, आप इतना स्पीड से आगे टकरा रहे हो, ना तो आप हल्क हो ना तो आप सुपरमैन हो, बराबर है, सीधा टकराओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, वॉल को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वॉल क्या है, हैवी बॉडी है, आप क्या है, स्लाइट बॉडी है, आपकी स्पीड कितनी भी हो वॉल को टकराओगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक डेरिवेशन। अब एक और लास्ट डेरिवेशन है, लास्ट पक्का लास्ट डेरिवेशन, उसके पास न्यूमेरिकल्स ही है। अब ये जो हमने देखे इलास्टिक इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक इन वन डायमेंशन, अब हम देखेंगे टू डायमेंशन का। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, आपने कैरम कैरम तो खेला ही होगा, बराबर है, कैरम का बोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका आपकी वो जो क्या बोलते हैं, कैरम की टुकड़ी बोलते हैं क्या, वो इंग्लिश में मैं भूल गया। मान लो कैरम क्या, यहाँ पे कॉइन, कैरम कॉइन बोलते हैं, कैरम कॉइन यहाँ पे है और इस कॉइन को आपको टक्कर मारना है। तो अगर मेरा जैसा होगा जिसको कैरम खेलना नहीं आता तो वो टक्कर मारेगा, तो वो इसके टक्कर मारने के बाद ये बंदा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, समझ रहे हो। तो इसके टक्कर मारने के बाद ये इधर चला गया तो ये क्या वहां पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं, ये भी इधर जा सकता है, ये वाला बंदा ये उधर जा सकता है, ये किधर भी जा सकता है। मतलब क्या हुआ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि भाई आफ्टर कलीजन, जब आपके पास दो डायमेंशन, आपने पूल या स्नूकर तो खेला ही होगा, मोबाइल में सबके पास गेम होती है, जो प्रो प्लेयर होते हैं, प्रो प्लेयर मतलब जो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको अगर कोई हिट करना हो तो वो सीधा उसको हिट करने के बाद स्टॉप हो जाएंगे, वेर एज कभी कभी हिट करने के बाद वो स्टॉप ना भी हो। उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके बेटा, यहाँ पे मैं आपको पूल खेलना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पूल के अंदर जो दैट इज बिलियर्ड्स के अंदर फिजिक्स होता है उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज द प्ले, ये प्लेयर होता है। अब देखो
इसको आपको इतना बहुत तो पता है ना कि भाई पूल खेलने में ये बॉल को यहाँ का जो होल होगा उसके अंदर डालना है। अब उसके बाद इस नंबर वाले बॉल के पास जाना है। तो वो जो प्लेयर है वो कितने एंगल पे इसको हिट करेगा कि ये बॉल उसकी तरफ चला जाए, वही हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ये उसको हिट कर रहा है, जैसे हिट किया चला गया और देखो ये उधर ट्रांसफर हो गया सीधा। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी उसको इधर मारने के बाद अब इधर चलाया बिकॉज इसको हिट करना है। अब देखो ये कंटिन्यू साथ में गया, ये रिवर्स हो गया। तो होल एंड सोल ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे और एंगल पे। अब देखो ये रिवर्स हो गया, है क्या नहीं। बहुत बार ऐसा होता, ये सारे केसेस रिवर्स के हैं, मतलब कौन सा कलीजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कलीजन। ये हमें इससे को लेना देना नहीं। वैसे ये देखना अभी बराबर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बॉल है। अब इसके बाद मुझे इसके पास जाना है, तो मैं किस तरह से हिट करूंगा तो देखिएगा। स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया परफेक्टली। कौन सा परफेक्टली लग, पूरे का पूरा उसने ट्रांसफर कर दिया, देखो सीधा। और किधर मारना चाहिए वो सिखा रहा है, देखो है ना, कौन से एंगल पे मारना चाहिए वो सिखा रहा है, बट सब में फिजिक्स है। अब देखो दूसरा केस ये ले रहे हैं, स्टॉप हो गया, है ना, स्टॉप हो गया। रिवर्स भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है, बहुत बार एंगल पे भी जा सकता है। देखो ये स्टॉप हो गया, बराबर है। अब ये ऑब्जेक्ट बॉल है, उसके साथ ही आगे जाएगा, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है। तो देखो लास्ट फर्स्ट केस में क्या था, वो रिवर्स हो रहा है, सेकंड केस में स्टॉप हो रहा है। अब देखना, देखो रिवर्स हो गया, सॉरी ये रिवर्स वाला है, रिवर्स आ गया, पूरा रिवर्स आ गया। देखो एक ही साथ दोनों शॉट लग गए, है कि नहीं। ये फॉलो शॉट जो मैं जो बोल रहा था उसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब देखना, या दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू। ये है 2D कलीजन, 2D इलास्टिक कलीजन। देखा, ये देखो इसको टक्कर मारने के बाद अब देखना बेटा, जैसे ही टक्कर मारा, हाँ दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। वो सब किस पे डिपेंड करता है, आपको ऊपर मारना पड़ेगा तब। देखो क्या, जैसे मार रहा है ऊपर, फॉलो करेगा, टकराने के बाद आगे जाए नीचे वाला, एवरीथिंग इज फिजिक्स। फॉलो करके देखो वापस आए, अब बोलो सर रिवर्स आया, तो वो टकरा के तो रिवर्स आएगा ना, बट गया तो आगे ही। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू, एवरीथिंग इज फिजिक्स। अब हम हमारा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बिलियर्ड बॉल से बाहर निकल के हमारी पढ़ाई पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये आपका एट रेस्ट होता है, जिस बॉल को आपको हिट करना है। यू कैन टेक इट एज अ कैरम, कॉइन, बिलियर्ड बॉल, कुछ भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिकली बताते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। वो आपको खुद को थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। अब 11th में आ गए हो, सब कुछ आपको स्पून फीडिंग चाहिए, 15-20 मिनट के वीडियो चाहिए, ज़्यादा काम नहीं चाहिए। बोर हो रहे हो, पढ़ाई नहीं कर सकते, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फिर सारी ऐसी बातें आएंगी, तो उससे बेटर है कि छोड़ दो पढ़ाई साइंस। क्योंकि साइंस पढ़ना हो तो दिन में, मैं आपको एक 5 मिनट और लूंगा आपकी। तेलंगाना में एक हॉस्टल है, उसमें तीन स्टूडेंट्स, तीन फ्रेंड्स, एक फ्रेंड, एक बंदा उधर 7th स्टैंडर्ड से है उस हॉस्टल में, दूसरा बंदा 8th स्टैंडर्ड से, और तीसरा बंदा 11th में ज्वाइन हुआ। तीनों के तीन ने डिसाइड किया कि हमें JEE मेंस देनी है। आप नीट वाले नीट समझ के चलो, मेहनत तो उतनी है। हुआ ये कि तीनों ने जो जनवरी के अटेम्प्ट दी, उसमें से एक बंदे को 99.79 परसेंटाइल है। 99.79 परसेंटाइल मतलब टॉप 1% स्टूडेंट के अंदर, टॉप वन नहीं, टॉप के टॉप स्टूडेंट्स के अंदर है वो। दूसरे दो स्टूडेंट को 99.99 परसेंटाइल है। उन्होंने ठान ली कुछ भी करके नेक्स्ट अटेम्प्ट, उनको थोड़ी पता था कि भाई मार्च में कोरोना आएगा, बट उन्होंने सोच लिया था मई में होता है, मई मंथ में मुझे 100 और 100 परसेंटाइल चाहिए। तीनों ने ठान लिया। उनका टाइम टेबल पता है आपको बेटा,
सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, बीच में सिर्फ खाना खाने, वॉशरूम जाने, पानी पीने उठते रहे, बाकी कुछ नहीं। एवरी वीकेंड उनकी एक मॉक टेस्ट होती है, एवरी वीकेंड। वो मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ जाता है, वो मिलके 3 4 5 घंटा डिस्कशन करते हैं। और आप लोग बोल रहे हो कि सर हमसे 2 घंटे का 1 घंटे का वीडियो नहीं देखा जा रहा है, सर वीडियो रिपीट करिए, सर वीडियो सेंड करिए वापस। आप लोगों की औकात क्या है, देखो तो सही बेटा। और आप बोल रहे हो कि हमें आगे जाना है, हमें आगे बढ़ना है। आपको कुछ पता भी नहीं है, आपको पता है कंपटीशन क्या चीज है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। 100 और 100 परसेंटाइल किसको बोलते हैं पता है? 100 और 100 परसेंटाइल ठान ली थी दिमाग में कि नहीं मुझे करना ही है। सब अपने पेरेंट्स से अलग हॉस्टल में रहते थे। और आई एम नॉट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे उनका इंटरव्यू आया तीनों लड़कों के फोटो के साथ। उन्होंने क्या बोला पता है? जेडबल मेंस के लिए उन्होंने क्या किया था? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली। जो बंदा सुबह 6 से लेके रात को 10 बजे तक बैठता होगा तो उसने एनसीईआरटी, मैं मिनिमम बोल सकता हूँ उन्होंने 15 से 20 बार पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दी होगी। आप बोलो सर एनसीईआरटी तो कितनी इजी है। इजी आपको लग रही है, जब एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं तब आपकी हवा टाइट हो जाती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी करते हैं, मुझे पता है। यहाँ पे रेगुलर क्लास में एग्जाम लो, आप में से किसी की भी ऐसी हैसियत नहीं है कि वो उसको 30 में से 20 अब वो मिल सके, मैं पेपर बनाऊं वो वाला। मुझे पता है आप लोग कॉपी कर रहे हो, मैं क्या करूं, मुझे क्या है। आपको खुद को रियलाइज होना चाहिए किसके साथ चीटिंग कर रहे हो, खुद के साथ। 100% और वो खुद की नोट्स बनाते हैं। एनसीईआरटी मतलब सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसके अंदर एडिशनल एक्सरसाइज आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आते हैं। वो कब होंगे आपसे? तो जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से 5 से 6 बार रिवाइज करी होगी तो। आप एक बार देख के सर हमें तो डाउट है, हमें समझ में ही नहीं आया, तो बेटा एक काम करो, सारे जो बुक्स हैं उसको बंद करो, वो जो बंगार वाले को बेच दो और कॉमर्स ले लो। सबसे टफेस्ट पेपर जेडबलई में फिजिक्स का होता है, पता है? और नीट में सबसे टफेस्ट पेपर होता है केमिस्ट्री का। नीट वाले तो वैसे भी बायोलॉजी लेते हैं, तो वो तो ऐसे ही समझते हैं कि फिजिक्स तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, वो भी अटक जाते हैं, सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टेक्स्ट बुक के अलावा के भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सारे कॉन्सेप्ट पे एडिशनल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगे। आपको ये भी नहीं पता होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है, आधे से ज्यादा को तो पता होगा तो लिया भी नहीं होगा। 24 घंटे हैं। और यस, उस इंटरव्यू में स्ट्रिक्टली ये लिखा है कि वी आर वेरी हैप्पी दैट वी गॉट कोरोना टाइम फॉर स्टडीज, वी डिडंट वेस्ट इट। आपको क्या करना है? वेब सीरीज देखनी है, आपको क्या करना है? इंस्टाग्राम देखना है, आपको क्या करना है? जदूरा डैम जाना है, गजोर डैम जाना है, व्हाट्सएप स्टेटस डालने, बर्थडे विशेष डालनी है। अबे मुझे पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप में से 42 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, बराबर है। उसमें से 2 या 3 लोग मन में लेंगे, बाकी बोलेंगे सर का वो काम ही है प्रवचन है, और यश का काम ही है। यश सर भी बहुत लोग तो नहीं बोलते, यश क्या बोलता है मुझे, मुझे पता है ना आप में से क्या हो, तो उसका तो काम ही है, वो बोलता रहता है, वो हमें क्या है। बट मार्क माई वर्ड्स, आफ्टर 5 to 7 years, those 3 4 students who have genuinely understood the reality, understood the fact that कि भाई अब जो हमने टाइम पास किया नहीं चलेगा, वही आगे जाके 5 7 साल के बाद टॉप पे रहेंगे। बाकी रिमेनिंग 35 स्टूडेंट्स, 37 स्टूडेंट्स, आप लोग चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। जिनके पापा का इतना बड़ा बिजनेस है वो भले बिजनेस में बैठ जाएंगे, बट वो आपका बनाया हुआ नहीं है। मैं वो बंदों का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे नाम लेना है बट मैं नहीं ले रहा हूँ, उस बात में तो मत ही रहिए। अपने आप को आप जो जितना स्मार्ट समझते हो ना वो सब निकालो। पता ही नहीं है आपको कि दुनिया क्या है। आज का ही न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, पूरे वर्ल्ड में 50 करोड़ जॉब्स गए, उसमें पूरे इंडिया में 2 करोड़ जॉब्स गए। 2 करोड़ जॉब्स। आपको क्या लगता है, आपको या आरती उतारने वो 3 इडियट्स में भाई कितनी सैलरी लोगे, ऐसा आपके साथ होगा? वो सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है। मूवीज वाले जो गांजा चरस लेते हैं, जिसको आप अपने आइडल्स मानते हो। आइडल कौन होना चाहिए पता है?
निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, हाइजेनबर्ग, ओप्रेनर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये सारे आपका आइडल होने चाहिए, जिन लोगों ने इतना सब कुछ किया है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके सामने, या सामने क्या, दुनिया में कितने लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। वो रिसर्च का आउटकम आता है जिसकी आप उसकी फैसिलिटीज अभी आप पैसे दे के उसका खरीद रहे हो। आईफोन, ये एप्पल के वॉचेस पहनते हो, आपको जरूर क्या है, तो सर वी आर ऑन डाइटिंग, हम अपनी हेल्थ चेक करें। अरे भाई अपना दिमाग चेक करो, हेल्थ की कोई जरूर नहीं है। Stephen Hawking, he was paralyzed, still he used his brain. Before dying, he earned millions of rupees. क्यों उसका ये चल रहा था? Everything is here. ये बाहर का अटायर किसी काम का नहीं है, कितने छोटे कपड़े पहने, कितने बड़े कपड़े पहने, कितने डोले शोले, वो किसी काम का नहीं है। ग्यूची या नाइके, रिबॉक, आदिदास, वैन हुशन, लुइस वाइटे, किसी के भी कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जितने भी जो खोपड़ी लोग हैं वो सब नॉर्मल अटायर में होते हैं, सब नॉर्मल अटायर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन मुझे क्या देखेगा। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन बोलता है। और उनके अंडर जो काम करते हैं वो सूट बूट पहन के आते हैं। उनकी सैलरी क्या है, वो ऊपर वाला उसे देता है, ऊपर वाला मतलब जो हेड का होता है वो देता है, और वो खुद ऐसा आराम से घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग चलता है। और मेरे जो नीचे होते हैं उनका दिमाग चलता ही नहीं है, वो रोबोट की तरह जो हाँ ऊपर जी जी साहब जी साहब जी साहब। गया जमाना। अब सारे वो जो पुराने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले हैं, इवन आपके पेरेंट्स को भी समझाना ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अभी गई है। आज का ये मॉडर्न जनरेशन है, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। लक्ष्य गुप्ता, जेडबल का टॉपर, व्हाट ही टोल्ड यू नो, जेडबल का टॉपर मतलब उसने मैथ्स दिया था, उसको पता है। सर्च मारना गूगल, ये सारी चीजें आपको इंस्पिरेशन स्टोरी पढ़नी चाहिए, ना कि संदीप महेश्वरी और ना कि वो यूट्यूब के ब्लॉग्स, आशीष चंद्रानी और बीबी वाइन्स और ये कितने लोग आ गए। आप देखते हो टेक्निकल गुरुजी और ये सब, क्या फर्क पड़ेगा आपको? आपको क्या मोबाइल बेचना है, मोबाइल की शॉप डालनी है? हैं? अरे अपने काम से मतलब रखो ना। ये देखो मैंने आपको यूट्यूब का वीडियो दिखाया ना, है ना, उसमें फिजिक्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब जगह पे फिजिक्स ढूंढो, सब जगह पे आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। मैं लक्ष्य गुप्ता की बात कर रहा हूँ। लक्ष्य गुप्ता जेडब्ल्यू मैथ्स दी, मतलब वो मैथ्स का है, यू नो। रशियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो गया, रशिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही गॉट गोल्ड मेडल ओवर इकोनॉमिक्स और मैथ्स। आपको तो ये भी नहीं पता है कि मैथ्स एक पूरी इतनी बड़ी ब्रांच है कि उसके अंदर सब दूसरे आ जाते हैं। ह्यूमन स्टैटिस्टिक्स भी उसमें मेजर कर सकते हो, पता है आपको? इकोनॉमिक्स के जितने भी सारे फॉर्मूलाज है वो मैथ से बनते हैं। कोड प्रोग्रामिंग जितने भी सारे फॉर्मूला वो मैथ से बनते हैं। उसका एल्गोरिदम पूरा मैथ से बनता है। और सर हमें कंप्यूटर साइंस बनना है, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनना है। तो क्या कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बनोगे? और ये जो डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे हो सब लोग, हम एमबीबीएस करेंगे एमबीबीएस करेंगे, अरे एमबीबीएस वालों को चपरासी की नौकरी नहीं देता आजकल कोई। एमडी वालों की भी इतनी खराब हालत है, और आप जब एमडी बनने बैठोगे तो 7-8 साल और हो जाएंगे, और एमडी तो कोई लेवल ही नहीं होगा। जो एमबीबीएस अभी हालत है वो एमडी की हालत होगी, कुछ चपरासी भी नौकरी नहीं देगा। उसके बाद आपको और स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब 10-15 साल वो करते ही रहो करते ही रहो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए आप में अभी से ही। दो लास्ट वीक का आर्टिकल पढ़ो कच्छ मित्र का। महासापुरा स्कूल में एक लड़का पढ़ता है, उसने एप्लीकेशन बनाया, 10th स्टैंडर्ड का है वो। महासापुरा स्कूल गुजरात बोर्ड की स्कूल, 10th स्टैंडर्ड का है वो। एप्लीकेशन बनाया, पता है, जीएसटी कैलकुलेशन का एप्लीकेशन बनाया, गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड है और उसको बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग उसे रिकमेंड भी कर रहे हैं कि भाई हम हमारे साथ काम करो। एंड ही इज अमंग द टॉप 500 अंडर 16 वेब डेवलपर्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ का है वो। और आप क्या करते हो? वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, और ऊपर से अब तो आईपीएल भी स्टार्ट हो गया। आप लोग कब सीरियस हो गए? मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं इतना, देखो मैंने वीडियोस नहीं भेजे थे ड्यू टू सम वर्क। डिजिटल बोर्ड लग रहा है ऊपर, एक बार डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो फिर सब मैं उसमें ही पढ़ाऊंगा, तो मैं थोड़ा उस काम में था। आपने कितने लोगों ने 6 के 6 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करे, अच्छे से नोट्स बनाए, डेरिवेशंस बनाए? ना, कोई नहीं। उल्टा सर के वीडियो नहीं आ रहा तो वी आर फ्री।
मैथ्स का मैंने एक वीडियो का मैसेज भेजना भूल गया था, बट मैंने लिंक शेयर कर दी थी। ऑलमोस्ट बच्चों ने बोला कि सर हमें लिंक वापस भेजो ना, उसका मतलब आप चेक भी नहीं करते हो कि सर मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेल तो आपको आता ही है। ओह मैं भूल गया, आप इतने बिजनेस वाले होंगे कि आपको इतने सारे मेल्स आते होंगे कि आप भूल जाओगे। मेरा तो एक मामूली सा मेल होता है। काय का आपको सीरियसनेस है पढ़ने की, वो बताओ मुझे अभी। ऐसे पढ़ाई होती है? हमी सर भी भरा हुआ है, जाके डूब मत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुझे दुख हो रहा है क्योंकि आप लोग आगे जाके आपकी कुछ वैल्यू ही नहीं होगी। और जितने जलसे और खर्चे अभी कर रहे हो ना, तब आपको 5-10 हजार की नौकरी मिलेगी, तब उसमें आपका खुद का घर का खाने का भी नहीं होगा, तो जलसे कहाँ से करोगे? तो पप्पा से लेंगे। तो जिंदगी भर पप्पा के सामने हाथ फैला के रखना, मम्मी के सामने। इलास्टिक कलिजन इन 2 डायमेंशन। एक बॉडी रेस्ट पे है जिसका मास m2 है, एक बॉडी m1 है जो वेलोसिटी u1 है। अगर आप इसको आगे टकराओगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों, देखो कितने केसेस हो सकते हैं कि भाई आफ्टर टकराना आफ्टर टकराना ये है m1 और ये m2, तो टकराने के बाद ये आगे जाएगा और m1 पीछे जाएगा, वो हमने केस देख लिया। दूसरा केस है m1 और m2, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। टकराने के बाद की बात करो, आफ्टर कोलिजन, इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी कम। और तीसरा होता है ये m1 है, m2 है, ये इस साइड जाएगा और ये इसके बाद टकराने के बाद इधर चला जाएगा। इतने सारे केसेस हो सकते हैं। अभी हमने ये जो पहले 2 केसेस है ना, वो 1 डायमेंशन के, क्योंकि यहाँ तो आगे जा रहा है यहाँ तो पीछे जा रहा है, मतलब वही लाइन में। बट ये जो मैंने सेकंड के लास्ट केस बताया वो 2 डायमेंशन का। देखो टकराने के बाद जो m1 वाला मास का जो बॉडी है वो, अभी देखो दोनों मुंह तो एक्स एक्सिस के फॉर्मेट में हो रहे थे, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। टकराने के बाद कितना एंगल से आगे बढ़ रहा है? थीटा 1 एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और ये वाला कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2 एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बट वो कहाँ पे नहीं। अब इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 है और ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी वेलोसिटी v1 है, बट वो जो v1 वेलोसिटी है वो एंगल बना रही है कितना? थीटा 1। मतलब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस v1 को रिजॉल्व करेंगे, थीटा 1 है तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या होगा? कॉस, क्योंकि एडजेसेंट पास हमेशा कॉस होता है, तो v1 cos थीटा 1, ये ऑपोजिट है तो इसलिए v1 sin थीटा। सेम टू सेम ये थीटा 2 एंगल बनाएगा, मतलब एडजेसेंट पार्ट v2 cos थीटा 2 और ये v2 sin थीटा। मतलब अब तक हमने जो भी किया वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में लिया था, हमने y एक्सिस नहीं लिया था। अब यहाँ पे हमें अलोंग x और अलोंग y दोनों लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़े, चलो। सबसे पहले आफ्टर द कलीजन आपने फिगर चेक कर लिया है, और फिगर बनाना जरूरी है, नहीं बनाया तो पहले फिगर बना के वापस आइएगा। आफ्टर द कलीजन द rectangular components of the momentum of m1 are m1 के ही सिर्फ मोमेंटम। देखो ये वाला बंदा m1 है, उसकी वेलोसिटी 2 कंपोनेंट है, तो मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। तो क्या होगा? m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 sin थीटा 1। m1 v1 cos थीटा 1 कौन से एक्सिस में? इस एक्सिस में, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। m1 v1 sin थीटा 1 कहाँ पे होगा? ऊपर के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे? नंबर 1 m1 v1 cos थीटा 1 along पॉजिटिव x एक्सिस, और दूसरा m1 v1 sin थीटा 1 along कौन सा? पॉजिटिव y एक्सिस। और सिमिलरली आफ्टर द collision the rectangular components of the momentum of m2। m2 आप चेक करोगे डायग्राम, देखो m2 ये रहा हमारे पास, m2 v2 cos थीटा 2 along पॉजिटिव x एक्सिस, और m2 v2 sin थीटा 2 नीचे जा रहा है, मतलब along नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? m2 v2 cos थीटा 2 वो कहाँ पे होगा?
along पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा m2 v2 sin थीटा 2 along नेगेटिव एक्सिस। क्लियर हो गया? अब सुनिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान। अब इसमें आपको अलोंग एक्स एक्सिस भी लगाना पड़ेगा, अलोंग वाई एक्सिस। जैसे हमने वन डायमेंशन में देखा था कि भाई बिफोर कलीजन आफ्टर कलीजन, तो वहां पे तो एक ही डायमेंशन था, या तो ऐसे जा रहा था या तो ऐसे जा रहा था, इसलिए वहां पे चलेगा, बट यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अलोंग एक्स और वाई दोनों को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले इतना लिख लिया। ठीक, नाउ अप्लाइंग the principle of conservation of momentum along कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया ना, तो बिफोर कलीजन क्या था, m1 की स्पीड u1 थी और m2 की स्पीड थी 0, इज इक्वल टू आफ्टर कलीजन क्या हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1। m1 u1 क्यों लिया पता है, बिकॉज देखो u1 की भी स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए लिया, और m2 की तो कोई स्पीड ही नहीं है इसलिए जीरो लेना है। तो आप जीरो लो या ना लो, कुछ जीरो भी कर दो तो भी चलेगा। प्लस क्या हो जाएगा, m2 v2 cos थीटा 2, मतलब सारे एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट हमने ले लेने। ये हो गया नंबर 1। अब अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस की बात कर, ठीक है ना। तो आप चेक कर लो ना बेटा, यहाँ पे ये वाला बंदा एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0, और इसका तो कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। 0 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m1 v1 sin थीटा 1, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2 sin थीटा 2, क्यों, क्योंकि वो नीचे आ रहा था, नीचे, तो नीचे मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हो गया नंबर 2। 1 और 2 दोनों को अलग बना दिए। ऑल्सो ऑल्सो ये कौन सा कलीजन है, इलास्टिक कलीजन इन टू डायमेंशन है, therefore kinetic energy is conserved in इलास्टिक कलीजन। मतलब इनिशियल क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और फाइनल क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। तो हम उसमें क्या करते हैं, नेट v लेते हैं, नेट v, उसका कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट नहीं लेते हैं, अलोंग v1 cos थीटा 1 और v1 cos sin थीटा 1, तो उसका आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो v1 ही आएगा। तो v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1, ये उसका रिजल्टेंट था ना, रिजल्टेंट ही हम लेते हैं v1। तब बोलोगे सर ये इसमें आपने क्यों अलोंग x और y लिया, बिकॉज मोमेंटम इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, तो अलोंग x अलग होगा अलोंग y अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हो गया नंबर 3। और अब आप 1 2 3 को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अननोन्स कितने हैं, v1 u1 थीटा 1 एंड थीटा 2, v2 भी है, मतलब 5 अननोन है। तो 5 अननोन होते हैं तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपके पास इक्वेशन 3 है, जितने अननोन उतने इक्वेशन होने चाहिए, तो इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में या तो u1 गिवन होगा, या तो v1 गिवन होगा, या तो थीटा 1, मतलब दो तीन चीजें गिवन 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 पक्का होगी। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द फोर unknown v1 v2 theta 1 and theta 2 cannot be calculated by using three equations, hence any one value will be given in the question and the remaining value can be find out. Fine. Done. आगे बढ़े।
पक्का? तो ये था डेरिवेशन। ओके, अब उसके स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस ग्लांसिंग कॉलिशन। ग्लांसिंग कॉलिशन, अगर मान लो θ1 0 है, ग्लांसिंग कॉलिशन मतलब देखो टकराने के बाद θ1 0 मतलब इस साइड जाएगा और θ2 इस साइड जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लांसिंग कॉलिशन। बराबर है? θ1 0 है और ये θ2 कितना है? 90 डिग्री। तो ग्लेंजिंग कॉलिशन सारी वैल्यूज डालो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो उससे आपको u1 इज इक्वल टू v1 मिलेगा, मतलब जो u1 की वैल्यू वही v1 की वैल्यू होगी, और v2 आपका क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेटेड particle is zero. Hence in Glanzing collision, the incident particle does not lose any kinetic energy and is scattered almost undeflected. मतलब ग्लेंजिंग कॉलिजन में जो पार्टिकल होता है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो सीधे का सीधा पास हो जाता है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसलिए देखो ना θ1 0 है। दूसरा हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन मतलब इन सच अ पार्टिकल कॉलिजन द टारगेट पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, दोनों सेम डायरेक्शन में, टकराने के बाद भी सेम डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा? m1 u1 is equal to m1 cos θ1 plus m2 v2 and u is equal to m1 sin θ1। और इक्वेशन 3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वहां पे θ1 θ2 है, मतलब θ2 की जगह आप 0 डालना। ओके, डन। और थर्ड और फाइनल कोलिजन जिसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मान लो दो पार्टिकल्स सेम, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या है फॉर्मूला? हाफ m1 u1 स्क्वायर, मतलब m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? हाफ m1 v1 स्क्वायर, मतलब हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो देखो हाफ m कैंसिल हो जाएगा। अब बोलो सर m क्यों लिखा? क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, स्पेशल केस में दिया हुआ है कि भाई दोनों का मास सेम है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्लियर हो गया? ऑल्सो अब ध्यान से सुनना, बाय, अब ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 इज इक्वल टू m1 नहीं लिखना पड़ेगा, m u1 इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। बराबर है? m आप कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? m कॉमन निकालोगे तो u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। मैंने वेक्टर लिया इसलिए उसके कंपोनेंट्स नहीं बनाया मैंने। ओके, अब इसको खुद के साथ ही, इस a को खुद के साथ ही मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो u1 डॉट u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। u1 डॉट u1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका u1 स्क्वायर, a डॉट a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्यों? याद करो cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल तो 0, मतलब a स्क्वायर हो गया। अब v1 के साथ, तो v1 डॉट v1, यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ वरना आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देखो v1 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v1 डॉट v2 एंड प्लस v2 डॉट v2। बराबर है? अब u1 डॉट u1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका u1 स्क्वायर, v1 डॉट v1 v1 स्क्वायर प्लस v2 डॉट v1 एंड v1 डॉट v2, मतलब 2v1 डॉट v2 लिख सकता हूँ। a डॉट b करो, b डॉट a करो, मतलब तो सेम है, और v2 स्क्वायर। अब फ्रॉम ए आपको पता है u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मतलब वो इक्वल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2 v1 डॉट v2, 2 साइड चला जाएगा तो 0 इज इक्वल टू v1 डॉट v2। तो इसका मतलब क्या हुआ? कब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? दैट इज एंगल बिटवीन टू वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री, मतलब आफ्टर डिफ्लेक्शन, ये इसको टक्कर मारने के बाद ये और ये जैसे मूव करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 90 डिग्री आना चाहिए। क्लियर हो गया?
इसका मतलब ये होता है। ओके, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hence two identical particles move at right angle to each other after elastic collision in two dimensions। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम सॉरी ये थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, बट उसमें से मैंने आधे से ज़्यादा टाइम आपको तो भाषण ही दिया है, इसलिए आप मन पे मत लीजिएगा। टू बॉडीज ऑफ masses 5 kg and 3 kg are moving along the same direction in the same straight line with velocity this respectively suffer one dimension। अब सबसे पहले तो आप देखो, टू डायमेंशन का डेरिवेशन किया तो उसका मतलब ये नहीं कि ये टू डायमेंशन ही होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन वन डायमेंशन है कौन टू डायमेंशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वन डायमेंशन कलीजन। तो देख लो, m1 को मैं क्या मान लेता हूँ 5 kg, m2 को क्या मान लेता हूँ 3 kg, v1 को मैं क्या मान लेता हूँ, v1 को मैं मान लूँ 5 मीटर पर सेकंड, और v2 को क्या मान लेता हूँ 3 मीटर पर सेकंड। बेटा तो एक काम करते हैं, सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, 46 मिनट जितना हो गया है। तो और दो डेरिवेशन है, वो दो डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो ये यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी अबाउट इट। और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन और एक्सरसाइज ट्राई करेंगे ख़त्म हो सके। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही मान लेते हैं कि ये हमारा हुआ ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? टेक केयर टिल देन, और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है बेटा?